उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर चुंगी और ज्ञानसू के बीच बनी ओपन टनल के ऊपर भूस्खलन जोन सक्रिय हो गया है और इससे सड़क सुरक्षा, गैलरी की छत और दीवारों को काफी नुकसान का खतरा बढ़ गया है। वहीं इसके ऊपर बसुंगा से ज्ञानसू के लिए आने वाली सिंचाई नहर सहित ज्ञानसू सॉल्ट मोटर मार्ग और कुछ भवनों पर भी लगातार खतरा बना हुआ है। भूस्खलन करीब 30 से 40 मीटर हिस्से में फैल गया। भूस्खलन के कारण पूरा मलबा और बोल्डर ओपन टनल की छत पर और दीवार के पीछे गिर रखे हैं, जो कि भविष्य में टनल के अस्तित्व के साथ हाईवे के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। बलबीर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलबीर, टनल के ऊपर का जो भूस्खलन जोन है वो अब सक्रिय हो गया के जो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं एहतियातन तौर पर? बिल्कुल, जो जिला मुख्यालय है उसको गंगोत्री हाईवे से ये जो ओपन टनल है ये जोड़ती है और ये लाइफ लाइन है जिला मुख्यालय की और बॉर्डर लाइन की। और जिस तरह से इसके ऊपर भूस्खलन सक्रिय हुआ तो कहीं ना कहीं ओपन टनल पे खतरा मंडराया हुआ है। हालांकि जिलाधिकारी ने पूरी तरह से संज्ञान लिया है। जो NHAI DCL जो जिसका जिम्मा है इस टनल को देखने का, उसको निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो ये भूस्खलन सक्रिय हुआ है इसका उपचार किया जाए ताकि ओपन टनल को भी बचाया जा सके। और ऊपर से जो साल्ट मोटर मार्ग है और जो नहर है ग्रामीणों की और इसके अलावा जो कुछ भवन ऊपर पड़ते हैं उनको भी बचाया जा सके, ये निर्देशित किए हैं। पर सवाल ये उठता है कि 28 करोड़ की लागत से ये ओपन टनल बनाई गई और इसके ऊपर जो भूस्खलन जोन है उस पर भी 28 करोड़ की लागत से काम किया गया था और 56 करोड़ लगभग इस पूरे एरिया पे खर्च हुए हैं। उसके बाद भी फिर से भूस्खलन जोन सक्रिय होना, कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और जिस तरह से एक बार फिर से 30 से 40 मीटर के दायरे में भूस्खलन जोन सक्रिय हुआ है और अगर बारिश होती है, धूप पड़ती है तो कहीं ना कहीं फिर से एक जो टूट की आशंका पूरी तरह से बनी हुई है। तो अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो ओपन टनल है, जो लाइफ लाइन है उत्तरकाशी की, उसको हो सकता है। तो इसको लेके गंभीरता से जो NHAI DCL है उसको देखना चाहिए और जल्दी से जल्द कार्य शुरू कराना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफ लाइन ऑल वेदर रोड 3 दिन से बंद है। बॉर्डर की इस अहम रोड पर चेतुनकोट के पास एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के चलते रोड पूरी तरह जमींदोज हो गई और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई। 2 जिलों को जोड़ने वाली ये रोड 3 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से हजारों यात्री जगह जगह पर फंस गए हैं। बॉर्डर के हाईवे को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन इस हाईवे पर दर्जनों जगह ऐसे ही लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ी अचानक दरक कर नीचे आ रही है। रामनगर के चुकम गांव में बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। तेज बारिश की वजह से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसके साथ ही करीब 15 बीघा जमीन भी कोसी नदी के तेज बहाव में बह गई। प्रशासन की टीम ने गांव में हुए नुकसान का जायजा लिया। चुकम गांव कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है और गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को कोसी नदी पार करनी होती है। ऐसे में नदी के उफान पर आने से लोग जान जोखिम में डालकर गांव तक पहुंचते हैं। पहाड़ों में तेज बारिश के बाद रामनगर में कोसी नदी उफान पर है। वहीं नदी के तेज बहाव से गर्जिया मंदिर की सीढ़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। मंदिर की सीढ़ियां कोसी में बह गई हैं, जिसके बाद मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि पानी कम होने पर मंदिर की सीढ़ियों को ठीक किया जाएगा और उसके बाद मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि गर्जिया मंदिर में लोगों की भारी आस्था है।
उत्तरकाशी में बंद यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। राड़ी टॉप के पास बड़े बड़े बोल्डर आने से सड़क बंद थी, जिसकी वजह से कई यात्री फंसे हुए थे। हाईवे खोलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हाईवे फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन पहाड़ी से भूस्खलन होने का खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद ही पहाड़ी दरक रही है। मलबा और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। तो बारिश से बार बार पहाड़ी दरक रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन बार बार पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से ये रोड बाधित हो जाता है। और टिहरी से अगली खबर, यहां पर तेज बारिश से घनसाली केदारनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया और सड़क बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीम सड़क को बड़ी मुश्किल से खोल रही है और उसके बाद की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चमोली में बारिश सबसे ज्यादा मुसीबत का सबब बनी हुई है। यहाँ पर ज्योतिर्मठ नृसिंह मंदिर सड़क पर पहाड़ी से भारी मलबा आ गया है, जिसकी वजह से सड़क बंद है। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर रोड पर आ गया है। पहाड़ में बारिश के दौरान लैंडस्लाइड होने का डर लगातार बना रहता है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है और लगातार हो रही बारिश की वजह से वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन का दायरा बढ़ गया है, जिससे पर्वत के नीचे रहने वाले लोगों में दहशत बनी हुई है। प्रशासन ने 32 परिवारों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। पिछले दिनों भी वरुणावत से मलबा गिरा था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने पहाड़ी का सर्वे भी किया था और जल्द ही वरुणावत के ट्रीटमेंट की बात कही थी। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही है। भीमगौड़ा बैराज पर गंगा 293 मीटर के लेवल तक पहुंच गई है। अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी भीमगौड़ा बैराज से गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं और वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकिया को भी अलर्ट कर दिया है। पिछले 2 दिनों से पहाड़ों में हुई बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर है, जिसके चलते गंगा का जलस्तर तेज चेतावनी के लेवल पर पहुंच गया है। पुलिस ने गंगा के तटों से लोगों को दूर रहने की अपील की है। ये चेन पकड़ के या पीछे होके स्टार्ट करिए। ये गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ये सूचना आपको जल पुलिस द्वारा दी जा रही है, सूचना पे ध्यान दें। ये पहचान करेंगे। उत्तराखंड की पहचान से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ये सरकार साफ कर चुकी है। बाकायदा इसके लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। वहीं पहाड़ी और बाहरी की बहस के बीच मूल निवासी की मांग भी जोर पकड़ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारे के साथ उत्तराखंड बना, पर 25 साल बाद उत्तराखंड में पहाड़ की अस्मिता का सवाल खड़ा हो गया है। मुद्दा ये है कि उत्तराखंड में जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और नौकरी पर पहला हक किसका है। उत्तराखंड का ताना बाना बिगड़ रहा है तो सरकार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, वहीं मूल निवासी को हक मिले ये मांग जोर पकड़ती जा रही है। अलग अलग संगठन साल 1985 को आधार मानकर मूल निवास तय करने की मांग कर रहे हैं। मतलब ये कि साल 1985 तक उत्तराखंड में बसने वालों को ही मूल निवासी माना जाए, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद यूपी, बिहार, हरियाणा से बड़ी तादाद में लोग यहाँ आकर बसे हैं, जिनमें मुस्लिम आबादी भी है। इसीलिए 15 साल उत्तराखंड में रहकर स्थायी निवास का दर्जा मिलने का भी विरोध हो रहा है। मूल निवास और पहाड़ी वर्सेस बाहरी की बहस पर अभी सरकार खुलकर कुछ नहीं कहना चाहती, तो कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। मूल निवास और 1985 के बाद के लोग एक बहस बाहरी वर्सेस पहाड़ी को लेकर भी छेड़ रही है सर।
देखिए, मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, तो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं न कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ न हो, वो खराब न हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। सारा विवाद भारतीय जनता पार्टी का क्रिएट किया हुआ है, ये रायता भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है। अब उसी ने इसको समाप्त करना है और इसी रायते को उन्होंने संभालना है, उसको बटोरने का काम करना है। क्योंकि राज्य में कभी ये विवाद नहीं रहा, ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया जा रहा है। मूल निवास की बहस पहाड़ी और बाहरी तक आ पहुंची है। वहीं देहरादून गैरसैंण में मूल निवास के लिए प्रदर्शन भी हो चुके हैं। मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे लोग इसे बीजेपी और कांग्रेस की गलती मानते हैं, जिन्होंने वोट के लिए लोग बसाए। तो वहीं 2010 में उत्तराखंड आए बिहार महासभा से मेंबर सुरेंद्र अग्रवाल मानते हैं कि सरकार को उन्हें भी मूल निवास देना चाहिए। 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना, उस समय यहाँ पे बाहरी लोगों की जो जनसंख्या थी वो केवल 6% थी, आज वो 14% हो गई है। इसलिए लगातार यहाँ पे डेमोग्राफी हो रही है। ये सरकार को हमने बार बार बताते आए हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और यहाँ पे दो चीज हैं, बाहरी आतताई शक्तियों को लाने में यहाँ पे कांग्रेस का हाथ है और बाहरी भी पूर्वी और अन्य लोगों को यहाँ पे लाने में बीजेपी का हाथ है। केवल 2% 2.5% वोट स्विंग के लिए। इससे ये कहने का मतलब है कि जो हमारे पहाड़ का जो अस्तित्व है, जो हमारी संस्कृति है, उसको न मानकर, हमारे वोट बैंक की ताकत को न मानकर ये बाहरी 2%, 2.5%, 3% के चक्कर में हमारी यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होते जा रही है। क्राइटेरिया जरूर बनाना चाहिए कि जिसका अस्थायी निवास 10 साल से जिन्होंने जमीन लेकर अस्थायी निवास के रूप में रह रहे हैं, वेरीफाई करके 10 साल हो 12 साल जो भी सरकार अपने अनुसार निर्धारित करे, उसके अनुसार उनको मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, जिससे कि वो अपने आप को उत्तराखंड का नागरिक समझे। मुद्दा मूल निवासियों के हक और राज्य की अस्मिता से जुड़ा है, तो जोर पकड़ रही मूल निवास की मांग बीजेपी और कांग्रेस के लिए गले की फांस बन सकती है, क्योंकि राज्य बनने से अब तक पूरी सियासत पहाड़ी राज्य के नाम पर टिकी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कोटद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर कोटद्वार की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग हो या फिर कोटद्वार में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, हर मामले में सरकार ने कोटद्वार की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो दोनों की मुद्दों पर गंभीरता के साथ काम कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटद्वार अन्य शहरों के सामने पिछड़ता जा रहा है और शहर के ना तो हालात बदले हैं, ना ही कोटद्वार में कोई विकास का काम हुआ है। लेकिन मेडिकल कॉलेज यहाँ हर हालत में खोलना चाहिए, उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, वो विलंबित करना अच्छा नहीं। उस समय पिथौरागढ़ इत्यादि पीछे थे, पिथौरागढ़, हरिद्वार, रुद्रपुर, और आज ये आगे आ गए हैं। और राजधानी देहरादून के निजी स्कूल में विशेष समुदाय के नाबालिग छात्र पर अपने ही स्कूल की नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। छात्रा के पिता की शिकायत पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। दरअसल मामला थाना राजपुर के जाखन चौकी क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि छात्रा 10वीं कक्षा में पढ़ती है और आरोपी छात्र 12वीं का स्टूडेंट है। स्कूल की छुट्टी के दौरान जब पिता छात्रा को लेने स्कूल गेट पर पहुंचा तो पीड़ित ने अपने साथ घटी हुई घटना को पिता को बताया, जिसके बाद पिता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है। पार्किंग की समस्या से जूझ रही राजधानी देहरादून में अब मैकेनिकल ऑटोमेटिक पार्किंग की व्यवस्था देखने को मिलेगी, जहां पर देहरादून जिला प्रशासन ने नगर निगम समेत 10 जगह को चिन्हित कर लिया है। करीब 1000 गाड़ियों की पार्किंग बनकर तैयार होगी। ये पार्किंग मैकेनिकल ऑटोमेटिक रहेगी। इसमें जमीन की
कम आवश्यकता रहती है और एक मशीन के जरिए पूरा सेटअप तैयार होता है, जो कि बहुमंजिला तैयार होगा। वहीं इस पार्किंग के लिए देहरादून नगर निगम में डीएम ने सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। तो ऐसे कई स्थान चिन्हित किए गए हैं प्रथम चरण में और उसकी प्लानिंग फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। तो हमारे जो शासन में हमारे कंसर्न अथॉरिटीज हैं और हमारे जो यहाँ पर जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं उनके एग्रीमेंट से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। रामपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। उत्तराखंड के काशीपुर से स्वार क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के लिए आए 3 लोग नदी में डूब गए हैं। दरअसल एक आदमी नदी में नहाते वक्त डूबने लगा, उसे बचाने के लिए 2 लोग और नदी में डूब गए। अब तीनों नदी में डूब गए और तीनों की तलाश गोताखोर कर रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र का है। डीएम एसपी ने भी मौके पर जाकर रेस्क्यू का जायजा लिया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी हरिद्वार के दौरे पर थे और यहां पर हेमा मालिनी ने एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान हेमा मालिनी ने गंगा अवतरण की मंच से प्रस्तुति दी। महामंडलेश्वर संतोषी माता के संन्यास दीक्षा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हेमा मालिनी ने गंगा अवतरण को मंच से शानदार पेश किया। चारधाम यात्रा पर पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु खराब मौसम में भी पहुंच रहे हैं और अभी तक 34 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 11,23,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हैं। 34 लाख से ज्यादा कुल मिलाकर अब तक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। कुलदेवी मां नंदा आज कैलाश के लिए विदा हो जाएंगी और नैनीताल में गाजे बाजे के साथ मां नंदा सुनंदा को विदा किया जाएगा। इस दौरान पूरा नैनीताल नंदा को विदाई देने के लिए पहुंचेगा। 8 सितंबर से शुरू नंदा महोत्सव का इसी के साथ समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि मां नंदा चंद्रवंशीय राजाओं की कुलदेवी है। अल्मोड़ा, नैनीताल समेत गढ़वाल के कई हिस्सों में मां नंदा की लोग पूजा करते हैं। मां नंदा की आज विदाई होगी, कैलाश के लिए विदा होंगी। मां नंदा सुनंदा 12 बजे नैनीताल में निकलेगा डोला यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे। 8 सितंबर से शुरू हुआ था नंदा महोत्सव। डोला यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे और आज मां नंदा सुनंदा की विदाई हो जाएगी, कैलाश के लिए विदा होंगी नंदा सुनंदा। ये महोत्सव शुरू होने जा रहा है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं नैनीताल से ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, जरा दिखाइए कि किस तरह की तैयारियां अभी चल रही हैं, क्योंकि आज का महोत्सव काफी ज्यादा खास पहाड़ के लोगों के लिए और आज मां नंदा सुनंदा को विदाई देने के लिए भी दूर दूर से लोग पहुंचने वाले हैं। वाकई सिंधम अगर देखा जाए तो नंदा का जो डोला है वो ठीक 12 बजे नैनीताल के नैना देवी मंदिर से शुरू होगा और पूरे शहर में इसका भ्रमण कराया जाएगा। हालांकि खास बात यह है कि 3-4 दिनों की छुट्टियां हैं तो पर्यटक भी यहाँ काफी संख्या में पहुंचे हैं और नंदा की इस यात्रा में वो भी शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से नंदा राजराजेश्वरी का दर्जा प्राप्त है, कुलदेवी की तौर पर जो चंद्रवंशी राजा हैं वो इसकी पूजा करते हैं, तो कई मायने में पहाड़ के लोगों के लिए आस्था, अगाध आस्था मां नंदा के प्रति है। नैनीताल में तैयारियां सुबह से चल रही हैं, पूजा पाठ हो रहा है और देवी भोग ठीक 12 बजे लगेगा और उसके बाद कैलाश के लिए मां नंदा को विदा कर दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह भी है कि मां नंदा को बेटी का दर्जा भी यहाँ मिला है और बहू का दर्जा भी मिला है, तो अपनी बेटी की तरह विदा करने का दुख भी इस दौरान देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से नंदा की यात्रा रही है, जो अल्मोड़ा के राजा थे बाज बहादुर, वो
गढ़वाल से नंदा को अल्मोड़ा लेके आए थे और उसके बाद नैनीताल में इसकी स्थापना की और इसी तरीके से कुमाऊं के कई हिस्सों में मां नंदा की पूजा की जाती है। अब तो कई इलाकों में इस तरह की पूजाएं हो रही है। खास बात यह है कि गढ़वाल में इस यात्रा को जैसे हर साल लोक जात यात्रा होती है, 14 सालों में नंदा राज जात यात्रा होती है, तो कहीं न कहीं जो नंदा की यात्रा है वो श्रद्धालुओं के लिए, देश और दुनिया के लोगों के लिए एक नया अनुभव होता है। तो अभी कुछ देर बाद नैनीताल में भी ये यात्रा शुरू होगी और मां को कैलाश के लिए विदा कर दिया जाएगा। सीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आपने विस्तार से जानकारी दी। आप नजर बनाए रखिएगा, दिन भर ये महोत्सव चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, रुड़की की बात करते हैं। पिरान कलियर का सालाना उर्स, 81 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा और कड़ी सुरक्षा के बीच पिरान कलियर पहुंचे जायरीन। 19 सितंबर तक चलेगा पिरान कलियर का सालाना उर्स, जिसके लिए ये जत्था पहुंच चुका है। 81 पाकिस्तानी जायरीन रुड़की पहुंचे हैं। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा के लमगड़ा इलाके में एक बेकाबू कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रुड़की में मंगलौर के लिब्बर रेहड़ी में 7 सितंबर को हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने मुनि की रेती क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। पुलिस थाने की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। शिमर के कलगोट गांव के लोग 2 महीने से धरना दे रहे हैं। गांव में सड़क की मांग को लेकर लगातार ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। बागेश्वर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम पहुंची है। टीम ने खनन प्रभावित गांव कांडे कन्याल और पौराणिक कालिका मंदिर की जांच की है। विकासनगर के अस्पतालों में बढ़ी सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या। डेंगू को लेकर सावधानी बरतने की अपील की गई। पौड़ी के स्कूलों में हिंदी दिवस मनाया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने हिंदी के महत्व को बताया और अंग्रेजी भाषा के बजाय देश की मातृभाषा हिंदी को अधिक महत्व देने की बात कही है। पिरान कलियर के 756वें सालाना उर्स में 15 सितंबर को बड़ी रोशनी के साथ जायरीनों की संख्या में इजाफा होगा। हर साल की तरह इस बार भी पाकिस्तानी जायरीनों का एक जत्था आज पिरान कलियर साबिर पाक पहुंचा। टिहरी में बारिश के बाद लोग गंदे पानी की सप्लाई से परेशान हैं, जिसके चलते लोगों को प्राकृतिक स्रोतों और हैंडपंप से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। बागेश्वर डीएम आशीष भटगाई ने शनिवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई।